Yes, ma'am. Right? So basically today we are going to discuss alloy formation. I guess हो गया था, है ना? एक बार चलो रिवाइज करा दूंगी. ऑक्साइड्स हमें पढ़ने हैं मेटल के, एंड यहाँ पे आज हम पोटेशियम परमैग्नेट और डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे. ठीक है, टाइम होगा तो डेफिनेटली हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कर लेंगे, अदरवाइज उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ठीक है जी, ऑल राइट, बोलिए. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम हमारे जनरल ट्रेंड्स थे, जो जनरल प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस कर ली थी, है ना? जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मैंने डिस्कस कर लिए थे आप लोगों के साथ, याद करो, है ना? और हमने क्या देखा था? ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने डिस्कस कर लिया था. गुड इवनिंग एवरीवन. ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिस्कस कर लिया था. और बताओ और क्या किया था हमने? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. हाँ राइट, वो मैं कैसे भूल गई. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, जिसमें आप जो है इस वाले फॉर्मूले से क्या निकाल सकते थे? मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते थे. इसकी यूनिट होती थी बोहर मैग्नेटोन. तो यहाँ पे एन क्या था बेटा? एन यहाँ पे था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है? और मैंने कहा था अगर आप चाहते हो सवाल आपका जल्दी सोल्व हो जाए, अगर स्पेशली अगर मान लो एमसीक्यू आया है, तो वहां पे तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो उसका 1.8 के आसपास आएगा. मैग्नेटिक मोमेंट 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.8, 5 है तो 5.8. 6 के टाइम पे क्या होता है? पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वापस से चालू हो जाता है. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 3, फिर आगे 2, 1, 0. ऑल राइट? यस मैम. अच्छा, क्या मैंने ये भी बता दिया था आपको कलर क्यों आता है? यस मैम, बता दिया था. डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है. ठीक है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से क्या आता है? कलर शो करते हैं. और मैंने कहा था याद भी रखना, जो D1 और D9 वाले होते हैं जनरली ब्लू इन कलर होते हैं, और जो D2 और D8 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो जनरली अपने ग्रीन इन कलर होते हैं. ऑल राइट? यस मैम. ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना था. एलओए मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? थोड़ा बताना. पढ़ा दिया है ना? हाँ, एलओए मैंने पढ़ा. बेटा माइक अपना म्यूट रखिएगा, है ना? एलओए मैंने आप लोगों को, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही होगी थोड़ी सी तेज आ रही है. वो पहले वॉल्यूम कम था लैपटॉप का. ठीक है, ऑल राइट. तो मैंने एलओए आप लोगों को बता दिया था. एलओए आपके कब बनते हैं? जब आप उन दो मेटल्स को बेसिकली मिक्स कर रहे हो, ब्लेंड कर रहे हो, दो मेटल को लाके उनको मोल्टन स्टेट में जब आप मिक्स कर रहे हो, देन आपका एलओए की फॉर्मेशन होती है. और कंडीशन क्या थी मेरा बेटा? जो एलओएज में आपके एटम्स यूज हो रहे हैं उनकी रेडियाई में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 15%. मतलब सिमिलर रेडियाई होनी चाहिए, तब जो है वो एलओए की फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है जी. और ट्रांजिशन मेटल्स में ये क्वालिटी होती है. तो कौन कौन से एलओए मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला था? एक तो ब्रास का याद रखो, उसमें कॉपर और जिंक यूज होता है. ब्रोंज का याद रखो, उसमें कॉपर और टिन यूज होता है. ठीक है. और उसके अलावा मैंने आप लोगों को और कौन सा बताया था? मैंने आपको गन मेटल और बेल मेटल में कॉपर जिंक टिन यूज होता है. और एक मैंने स्टेनलेस स्टील में बताया था सरफिरा कार्बन निकल, है ना? आयरन, क्रोमियम, कार्बन और निकल. ये मैंने आप लोगों को बता दिया था. ये देखो, यहाँ पे देखो, अगर सिमिलर रेडियाई होगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तभी क्या कर पाएगा? वो रिप्लेस कर पाएगा. देख पा रहे हो ये? यस मैम. ठीक है, ऑल राइट. उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम चलेंगे, जो हमें पढ़ना है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल. तो सारे बच्चे बैठे हो, ये जल्दी से हेडिंग डालेंगे, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल. डाला? देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 तरह के ऑक्साइड्स देखेंगे. कौन कौन से? एसिडिक, बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. यही आप पढ़ते हो, है ना? एसिडिक ऑक्साइड्स पढ़ते हो, बेसिक ऑक्साइड्स पढ़ते हो, और क्या पढ़ते हो आप? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पढ़ते हो. तो अगर मेरा बेटा मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की यहाँ पे बात करूं, तो इसके लिए एक ट्रिक है. ट्रिक आप ध्यान रखो, लिखो पहले, वो लिख लो, नेम लिख लो आयंस के. आर्सेनिक, आयरन पे +3 है, एंटीमनी पे +3 है, क्रोमियम पे +3 है, वेनेडियम पे +5 है, और टेलोरियम पे +4 है.
ठीक है। अगर इनके ऑक्साइड्स, किसी के भी ऑक्साइड, आर्सेनिक के, आयरन के, एंटीमनी के, इनके ऑक्साइड्स अगर इन ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो याद कैसे करोगे, आस फिर सब कार वेंटो तेरा, आस आस फिर सब कार वेंटो तेरा। मैंने इंटेंशनली इसकी ये स्पेलिंग लिखी है। आस में 3 वर्ड आ रहे हैं तो +3 का चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहे हैं +3, 3 आ रहे हैं +3, 3 आ रहे हैं +3, वेंटो +5, 13 यानी कि यहाँ पे आ रहा है +4, ठीक है। समझ रहे हो ना, जितने वर्ड्स हैं उतना चार्ज आ रहा है। yes, फिर सब कार वेंटो तेरा, यानी कि अगर तुम्हें इनमें से कोई भी ऑक्साइड्स मिलते हैं जिनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये होते, जैसे देखो हमारे यहाँ पे काम के कौन से हैं, डी ब्लॉक वाले काम के। तो डी ब्लॉक हमारा कौन कौन सा है, एक तो ये वाला एलिमेंट आयरन है ना, एक क्रोमियम है और एक वेनेडियम है। यानी कि अब वैसे तो तुम्हें सब याद होना चाहिए, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल में, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, वो भी अलग है आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बट डी ब्लॉक में आपको डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का तो मालूम होना चाहिए। तो अगर आयरन का ऑक्साइड जो है उसमें आयरन +3 में है तो ये कौन सा ऑक्साइड होगा मेरा बेटा, सारे के सारे आज क्लास में याद करके जाओ। Fe2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्रोमियम में भी अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है उसके एक साइड में तो वो क्या होगा, एम्फोटेरिक। वेनेडियम में भी अगर वेनेडियम के ऑक्साइड में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो वो कौन सी वाली कैटेगरी में आएगा, एम्फोटेरिक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो आ गया वो आ गया, छट गए हमारे, और जो बचेंगे वो किस में आ जाएंगे, हमारे एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स में आ जाएंगे, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे जो मेटल होगा देखो, या तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें देखने को मिलेगी +1, +2, +3। जो मेरे मेटल के ऑक्साइड्स इस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होंगे, मेरे बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। क्या होंगे मेरा बेटा, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। अगर मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में आएंगे, एम्फोटेरिक में आ जाएंगे। ध्यान रखना जो ऊपर लिखे हुए हैं वो नहीं आने चाहिए फिर इसमें बेसिक वाले में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो ऊपर आ गए वाले वो बेसिक ऑक्साइड की कैटेगरी में नहीं आने चाहिए क्योंकि वो हमने छाट लिया अलग से एम्फोटेरिक के लिए, ठीक है। और जो +4 वाले एम्फोटेरिक में आ जाएंगे, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 और +7 वाले वो हमारे आ जाएंगे एसिडिक ऑक्साइड्स, यानी कि वो एसिडिक ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। यानी कि क्या आप लोगों को जब मैंने पी ब्लॉक में बताया था ये वाली कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, याद करो वो दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। क्या ये मैंने बताया था? Yes, मैं क्या करूँ, लोग का टेस्ट भी है तुम लोगों का। तो चलिए अब देखो एसिडिक ऑक्साइड में कौन कौन आ सकता है। आपको सारे नहीं याद करने, जितने मैं कराऊंगी उतने ही करने हैं। एंड अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो तो विश्वास रखो, जितना मैं पढ़ा रही हूँ, देखो एडवांस में तो इसका वेटेज बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो एडवांस के हिसाब से आपको प्रिपेयर भी नहीं करना है। जेई मेंस में इसका बहुत अच्छा वेटेज है और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ जितना मैंने करवा रही हूँ ना इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने उतना भी नहीं किया फिर गए सवाल, समझ रहे हो? तो एसिडिक ऑक्साइड में कौन आ गया, CrO3 आ गया। ध्यान से देखो, क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Mn2O7 आ गया, यहाँ पे भी Mn अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी बढ़ती जाएगी क्या होगा मेरा बेटा, मेरा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड में कौन कौन आ जाएगा, कोई भी ले लो, Cu2O ले लो, CuO ले लो, ठीक है, स्कैंडियम का ऑक्साइड ले लो, है ना, क्रोमियम का ऑक्साइड ले लो। देख रहे हो, +1, +2, +3 वाले। ध्यान रखना इसमें ऊपर वालों में से कोई नहीं आना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो ध्यान से सुन लो, जो एम्फोटेरिक में मेटल के ऊपर +3 आ गई वो वाले बेसिक में तुम नहीं डाल सकते, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड्स मतलब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। एम्फोटेरिक मतलब होता है वो एसिड के साथ भी कर सकता है और बेस के साथ भी कर सकता है। एम्फोटेरिक में और कौन कौन से होंगे, जैसे CrO2 ये तुम्हारा एम्फोटेरिक है,
TiO2, MnO2, ये क्या है तुम्हारे एम्फोटेरिक है। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बेटा तुम्हें एक चीज बोलूं, मुझे बताना, एक्टिव रहो सारे के सारे। अगर मैं तुम्हें एक चीज बोलूं कि बेटा मेरे पास CRO है, इससे मैं जा रही हूँ Cr2O3 पे और यहाँ पे मैं जा रही हूँ CrO3 पे, तो तुम मुझे बताओ इसका बेसिक करेक्टर घट रहा है या बढ़ रहा है जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ? मैम कम हो रहा है। कम हो रहा है। मैम घट रहा है। शाबाश। क्योंकि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो बेस अच्छे होते हैं। याद है तुम लोगों को, तुम वो पढ़ते हो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं और इनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे आप एक्सट्रीम राइट में जाते हो पीरियोडिक टेबल में, वहां पे क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी उनकी बढ़ती जाती है लेफ्ट टू राइट, याद है? यस तो Yes, आप ऐसे बोल सकते हो, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द एसिडिक करेक्टर। यानी कि जब हम यहाँ जा रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड CRO से Cr2O3 पे जा रहे हैं, तो बेसिक करेक्टर मेरा क्या हो रहा है मेरा बेटा, घट रहा है। ठीक है, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। एक और चीज अभी ये भी दिखाऊंगी NCERT क्या लिखता है। ठीक है, चलिए एक और चीज, जैसे मान लो मेरे पास एक वेनेडियम का ऑक्साइड है VO, मैं जा रही हूँ V2O3 पे, यहाँ से V2O4 V2O5, तो अब क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +2 +3 +4 और बोलिए +5। तो यहाँ से मैं +2 से +5 की तरह जा रही हूँ, तो मेरा एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे ना दो बातें बोल रखी है NCERT ने। पहली चीज ये बोलता है कि V2O5 एम्फोटेरिक करेक्टर में आएगा, लेकिन साथ ही साथ NCERT एक चीज और बोलता है कि हाल मान लिया, सही बात है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, लेकिन एम्फोटेरिक में भी ज्यादा कौन सा नेचर जो है उसका प्रीडोमिनेंट है, तो ध्यान रखोगे V2O5 में जो एसिडिक नेचर है वो क्या है, वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, मतलब उसका एसिडिक वाला करेक्टर क्या है मेरा बेटा, ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे? और वैसे भी हम समझ भी सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो वो जो प्रॉपर्टी है उसकी वो एसिडिक नेचर की तरफ शिफ्ट हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ये समझ में आया क्या? मेरे बच्चों ने लिख लिया इसको? यस Yes, ma'am. चलिए अब आपकी देखो NCERT की टेबल क्या कहती है, ध्यान से, आपको सब कुछ नहीं करना, जो मैं फिर बोल रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ वही। अगर मैं बोलूं बेटा जो +1 और +2 में ऑक्साइड्स है, क्या मैं बोल सकती हूँ ये बेसिक ऑक्साइड्स है? यस मैम। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम और छांटते हैं, यहाँ से हमारे एम्फोटेरिक कौन से हैं मैम? एक तो TiO2 एम्फोटेरिक है, V2O5 भी एम्फोटेरिक है ना, CrO2, MnO2, Fe2O3, ये क्या है, एम्फोटेरिक है या नहीं है? Cr2O3 भी एम्फोटेरिक है, बोलो। Yes, ma'am. हो गया। यस मैम। ठीक है, अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन, ये हो गया एसिडिक, ये हो गया एसिडिक, बस आपको यही तो पता करना और कुछ नहीं करना। और यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही हूँ तो एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी जा रही हूँ तो लोअर से हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाते जाते मेरा एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ इंक्रीज। स्नेहा बताओ, ठीक है, निशिता, नितान, यस मैम। बहुत बढ़िया। मैम हाँ जी बोलो। मैम Mn2O3 क्यों नहीं होगा? क्या मेरा बेटा? मैम Cr2O3 तो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन Mn2O3 क्यों नहीं कर रहे? देखो आपके पास बहुत सारे ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, जो बहुत सारे एम्फोटेरिक है ना, ये सारे एसिडिक वाले बहुत शो करते हैं, लेकिन आपको क्या करने हैं, कुछ स्पेसिफिक ही याद करने हैं। यहाँ पे मैंने लिखवाया है क्या ऊपर Mn? नहीं लिखवाया ना, तो आप इसको किस में चेंज कर दोगे? देखो जितना ही मैंने ट्रिक, देखो डिपेंड करता है वो जब रिएक्शन करता है तो उसकी ज्यादा कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? अब जितने तुम्हें ये, तभी तो मैं ट्रिक बता रही हूँ, नहीं तो मेरे को क्या दिक्कत है ट्रिक बताने की। तो जितने भी मैंने +3 वाले बनाए, जब उनके साथ रिएक्शन करवाई गई, देखा गया कि भैया इसके साथ तो ये तो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो उसको हमने क्या किया, फिल्टर आउट करके कौन सी कैटेगरी में डाल दिया, एम्फोटेरिक में डाल दिया।
गेटिंग माई पॉइंट? एम्फोटेरिक में Yes, डालते हैं। ma'am. अब MnO2 Mn2O3 के साथ नहीं हो रहा होगा वो चीज, वो नहीं कर रहा होगा दोनों की तरह बिहेव, इसलिए उसको नहीं डाला। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बहुत सारी हैं, इतनी तो हम याद भी नहीं कर सकते, इसीलिए जितना यहाँ पे ये मैंने जो लिखवाया हुआ है उतना तो याद रखो कि एम्फोटेरिक कौन से हैं, एसिडिक कौन से हैं, थोड़ा सा आइडिया रखो कि मैम ने एम्फोटेरिक ये वाले बताए थे, ये वाले याद रखो। उसके अलावा जो +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे वो सारे डाल दो बेसिक ऑक्साइड्स में डाल दो, ठीक है क्या? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो यानी कि अब मैंने जो सर्कल लगाए, क्यों लगाया? सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको सारे नहीं रट्टा मारना, सारे आप रट्टा मार भी नहीं सकते। गेटिंग माई पॉइंट? तो जितना मैंने मेन आपको लोगों को लिखवाया है, जितना फ्यूचर में आने के चांसेस हैं उन क्वेश्चन के आ चुके हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर उसमें अगर मगर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? Yes, ma'am. चलिए, अब एनसीईआरटी क्या लिखती है देखना एक बार। एनसीईआरटी लिखती है जितने भी मेटल्स है स्कैंडियम को छोड़ के वो एमओ टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या ये बात ठीक है? हाँ मैम, क्योंकि स्कैंडियम तो +3 में होता है ना, तो ये तो यही वाला ऑक्साइड बनाता है, वो थोड़ी ना बना पाएगा स्कैंडियम, ये वाला थोड़ी ना बना पाएगा, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सारे एमओ टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं और वो आयनिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक इन नेचर। पता है ना, आयनिक और कोवेलेंट। याद करो, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो आप फजान्स रूल से बता सकते हो। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, वो कोवेलेंट वाली कैटेगरी में आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे मेटल अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि दीज ऑक्साइड्स आर आयनिक इन नेचर, ठीक है? और सबसे ज्यादा जो हायर क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्साइड में, वो कहाँ से कहाँ मिल रही है? जब तुम स्कैंडियम से जाओगे मैग्नीज की तरफ, देखो यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है, ये शायद मैंने आपको बताया भी था पहले, ये देखो यहाँ पे Mn+7 में है, ठीक है? याद करना पड़ेगा, अगर आप बिना पढ़े क्लास में आ जाओगे तो ऊपर से जाएगा बेटा जो मैं बोलूंगी, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि तुम अगर 2 दिन नहीं उठाओगे तो याद रहेगा, आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। आप लोग 20 मिनट्स, मैंने पहले भी बोला था 20 मिनट्स तो निकालने हैं ना आपको थ्योरी रिवाइज करने के लिए। यस मैम। नहीं तो नहीं जाएगा समझ। Yes, ma'am. मतलब समझ में क्या, याद में ही नहीं आएगा कि मैम ने क्या बताया था। उसके बाद क्योंकि मेरी क्लास मंडे को नहीं लगी थी ना, मंडे को तो वैसे भी अपना पेपर डिस्कशन होता था, तो मेरी मंडे को नहीं लगी क्लास। तो अब ये भी कि अगर 3-4 दिन बाद क्लास लग रही है तो आप सब भूल के आओगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ग्रुप 7 के बियॉन्ड, जो ग्रुप 7 के बाद जो ग्रुप आते हैं उनमें कोई हायर ऑक्साइड नहीं मिला है, सिर्फ Fe2O3 में एक हायर ऑक्साइड जिसमें आयरन जो है +3 में। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, समझ रहे हैं ना? सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं ये नंबर 2723, देखो ना, सिर्फ आयरन को छोड़ के बाकी और कोई क्या नहीं है, देखो ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. कह रहे हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा मेटल का तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा, ये तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, याद करो अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इसीलिए उसने कहा है जो Mn2O7 होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीज +7 में मेरे बच्चों, तो ये क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है। और कोवेलेंट कंपाउंड का क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसीलिए ये ऑयल की फॉर्म में आपको मिल रहा है। इसका कलर भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रीन ऑयली सा कंपाउंड मिलता है, चिपचिपा सा। ऑल राइट, Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। वो कह रहे हैं कि जो क्रोमियम का ऑक्साइड है और वेनेडियम का, ये भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ये भी कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाने वाले हैं, तो इनका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कम है। और V2O5 में क्या होगा? CrO3 तो एसिडिक ही है, V2O5 एम्फोटेरिक है, लेकिन उसमें भी उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा प्रीडोमिनेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? Yes, ma'am. सोचो समझो क्या बोल दिया मैम ने। कान खोल के बैठो, अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो गया ये चैप्टर हाथ से। तुम्हें आज से 2 महीने बाद सबसे गंदा चैप्टर यही लगेगा, मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा तब तक। तो बेटर है टू रिवाइज ऑन द डेली बेसिस,
टेक आउट 20 मिनट्स फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, है ना, बिजी हो ना तुम लोग बहुत, और टेक आउट 15 to 20 मिनट्स टू सोल्व द डीपीपीज, दैट्स इट। ठीक है, मेक अ टारगेट एटलीस्ट, मतलब एक टारगेट बना लो कि दिन में एक डीपीपी तो लगानी ही लगानी है तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट की। तो हफ्ते में तुम इस तरीके से 7 से 8 डीपीपी लगा लोगे, और बीच में एक छुट्टी आ जाएगी तो और भी बढ़िया हो जाएगा। आप समझ जा रहे हो? जब आप मंडे से संडे का टारगेट खत्म करोगे ना, और जब मंडे को उठोगे सुबह, तो आप देखोगे अरे मैंने इस हफ्ते 8 से 10 डीपीपी लगा ली, क्या बात, और अपने आप को शाबाशी देना था। एंड डोंट टेल मी कि आप एक दिन में एक डीपीपी नहीं लगा सकते। अब किसी का स्कूल बेशक वो 5 बजे खत्म होता हो, 3 बजे खत्म होता है, 4 बजे खत्म होता है, डोंट टेल मी कि एक डीपीपी भी आप लोग दिन में नहीं लगा सकते। गलत कह रही हूं मैं तो मुझे बता दो, यू कैन टेल मी डायरेक्टली कि मैम नहीं हो पाता एक डीपीपी भी। नो मैम। 1 डीपीपी इज डूएबल। तू तो मैं बोल ही नहीं रही, अरे मैं बोल ही नहीं रही 2 डीपीपी। 1 डीपीपी इज डूएबल फॉर एवरीवन जिसका स्कूल टाइम कुछ भी है, 5 का है, 4 का है, और 4 बजे तक तो सारे आ जाते हैं, 4 साढ़े 4 तक। ठीक है, तो ऐसे करके अपने आप को मोटिवेट करो, अपने टारगेट्स कंप्लीट करो, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टारगेट, अगर थोड़ा कम भी हुआ इट्स ओके, अपने आप को अप्रिशिएट करो। बातें ऐसे ही बनेगी। अगर तुम सोचते हो कि अभी डीपीपी मैं इकट्ठा कर लूं और मैं एंड में जाके करूंगा जब सिलेबस हो जाएगा, जिस दिन उसका टेस्ट आएगा, वो कभी दिन आता ही नहीं बेटा, वो कभी दिन आता ही नहीं। चैप्टर आगे बढ़ने को टीचर को भी तो सिलेबस कराना है ना, वो तो करवाएंगे टीचर्स, तो भगाएं आगे जाके तो टीचर्स खिंचवाएंगे सिलेबस, तो फिर आपको उसकी तरह से वैसे ही आपको भी खींचना है खुद को। नेक्स्ट है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वेनेडियम के केस में देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम बेसिक टू लेस बेसिक एंड टू एम्फोटेरिक। यही है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज्यादा बेसिक, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक, और बीच वाले एम्फोटेरिक। क्या कहते हो? तो V2O3, V2O4 और V2O5, इन्होंने क्या बोला है? ये मोर बेसिक है, ठीक है, ये लेस बेसिक है, और ये एम्फोटेरिक है। और एम्फोटेरिक में भी एसिडिक नेचर इसका प्रीडोमिनेंट है। तो अगर मेरे को बेसिक करेक्टर का ऑर्डर लगाना हो तो यही लगाऊंगी, बोलो। यस मैम। वेरी गुड। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है क्योंकि V2O4 में बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ करेगा। मान लो एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा? VO2+। ये वाला हमें क्या मिल जाएगा? इस टाइप के सोल्ट मिलेंगे, VO2+। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, याद करना है आप लोगों को। याद करना है मतलब याद करना है, पेपर में आएगा। ऑलराइट। उसके बाद V2O5 क्या है? एम्फोटेरिक है, तो मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी, यानी कि एल्कली के साथ भी। बोलो क्या कहते हो? तो जब वो एसिड के साथ करेगा तो आपको मिलेगा VO4 3-, ये आपको मिलेगा। और अगर एल्कली के साथ करेगा तो आपको मिलेगा। मम्मी याद करने हैं? हाँ मेरा बेटा, ये याद करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। एक बार ना कोई एनसीईआरटी खोल रखी है क्या? किसी बच्चे ने खोल रखी है क्या? यस मैम। एक बार मुझे देख के बताना। V2O5 एसिड के साथ VO4 3- दे रहा है, VO2+ दे रहा है। एक मिनट, मेरे को इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, एक बार देख के बताओ। ओके हाँ, ये दे रहा है VO2+। देख लेना, मैंने देख लिया है। यहाँ पे दे रहा है आपको एक सेकंड, ऑलराइट, लिख लिया? ऐसे कर लो इसको, ठीक है, लिख लो इसको एक बार फटाफट से।
मैम VO2 4 पॉजिटिव नहीं है। VO बेटा वो गलत लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लीजिए बुक में। बुक में आपका VO2 प्लस आएगा, VO4 पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि VO4 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 9, और 9 तो होती भी नहीं है वेनेडियम की। ठीक है जी, यस मैम। बुक में ठीक कर लेना एक बार। ओके मैम। हाँ ठीक है, ऑलराइट। आगे चलते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि CRO बेसिक है और Cr2O3 एम्फोटेरिक है। ये तो मैंने बता दिया था, बोलो। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। चलो आइए, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन मेरे बच्चों, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन कि फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल जिसकी हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, कौन बताएगा मुझे कि 3D सीरीज में हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी होती है? वेनेडियम। वेरी गुड, वेरी गुड, याद है मेरे बच्चों को। कल वाले बैच में याद ही नहीं था, मतलब कुछ बच्चों को याद था बट मोस्टली जनता भूल रही थी। वेरी गुड, वेनेडियम। फिर वो आगे कहता है वन ऑफ इट्स इक्वेटेड आयन Mn+। अब तो हमें पता चल गया वेनेडियम ही है वो ग्रीन कलर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है जो वेनेडियम का ऑक्साइड होगा जो कि ग्रीन कलर का होता है, समझ रहे हो, उसका नेचर क्या होगा। अब एक बात बताओ, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जो ग्रीन कलर का होगा? सोचो। मैम इंक्रीज होगी। एक मैंने बताया था D2 वाले और D8 वाला, ठीक है, ये ग्रीन होता है। तो यानी कि वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन मुझे क्या चाहिए? +3 चाहिए। स्कैंडियम तेरी विदाई, याद करो 3d3 4s2। तो वेनेडियम जब +3 में होगा तो 3d2 ही आएगा, यानी कि ये वाला ग्रीन इन कलर होता है। तो कौन सा ऑक्साइड है? V2O3। और V2O3 क्या है बोलो? बेसिक। यस और नो? हाँ जी, ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं। आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा विच वन इज हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, फिर आपको ये बताना है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रीन कलर होता है, मैंने तभी बताया था तुम्हें कलर में, और फिर तुम्हें बताना है कि उसका ऑक्साइड का नेचर क्या होगा। तो V2O3 में वेनेडियम किस में है मेरा बेटा? +3 में है। बोलो क्या कहते हो? तो वो क्या होता है अभी तो बताया, बेसिक होता है, ये देखो। ठीक है, बोल दो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें ना एक मिनट रुको। इसमें आप जो जिंक ऑक्साइड है ना बेटा, वो भी एम्फोटेरिक होता है। वैसे मैंने पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को बताया था, अगर किसी को याद नहीं है तो यहाँ पे लिख लो। याद है, बताया था, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, अगर जिसने मेरे से पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो यहाँ पे एक जिंक ऑक्साइड भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब करिए सवाल। आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है इसका, जो बेसिक होगा और जो एम्फोटेरिक होगा। बताओ बेसिक कौन सा है इसमें तीनों में से? CRO। CRO। और एम्फोटेरिक? O3। वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पे क्रोमियम +2 में या क्रोमियम +3 में? तो बताओ क्रोमियम +2 में क्या होता है? D4 और इसमें D3।
देखो अब मैंने तुम्हें बताया था कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4.8 के आसपास होगा 3.8, लेकिन जब आप इसको ऐड करते हो तो आंसर कुछ आएगा, है ना, कुछ तो आएगा ना। चलो मैं ऐड करती हूँ इसको, कितना आएगा आंसर? 8.8 आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻⁻² दिया हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, अगर तुम यहाँ पे ये लिख के आए ना इसके हिसाब से तो गलत हो जाएगा। ये वाला एक लौता ऐसा क्वेश्चन आया था 2024 में, जहां पे बच्चों को थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए थी, तभी ये क्वेश्चन होगा। तो अगर तुम्हारे पेपर में ऐसा सवाल आता है, अगर किसी को एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो ही करके आना, अदरवाइज मत करके आना ऐसे वाले सवाल को। बेशक तुम्हें आता हो, कोई बात नहीं, ईगो पे मत ले लेना, मैम हम तो करेंगे, हमने तो पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर एग्जैक्ट पता है तो ही करना, ठीक है जी? बोलो हाँ या ना। तो इसका आता है एग्जैक्ट 4.90 और इसका आता है 3.87। तो जब 4.90 को 3.87 में आप ऐड करोगे तो ये आ रहा है 8.77। तो यहाँ पे आपको लिख के आना था, जो एनटीए ने इसका आंसर दिया था वो क्या दिया था मेरा बेटा? 877 दिया था। समझ गए कैसे करना है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और तुम्हें अगर नहीं आइडिया तो छोड़ के आ जाना क्वेश्चन को। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लोड मत लेना, Yes, ma'am. और भी बहुत क्वेश्चन होंगे जो तुम आसानी से बना पाओगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। करिए, शाबाश। बताओ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी ज्यादा होती है? Vanadium. वेनेडियम। ठीक है, तो उसका, अच्छा ओके, तो उसका ऐसा कौन सा ऑक्साइड है? एन क्या होगा जो एम्फोटेरिक होगा? बताओ, 3, 4 या 5? वेरी, देखो तुम इतना बड़ा हिंट दे रखे हैं भाई। V2O5। वेनेडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? बोलो। +5। वेरी गुड। अगर +5 में है तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. Yes, है? ma'am. कहाँ है? 5 के 5 तो उड़ा दिए तुमने, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से निकाल दिए, नोबल गैस बन गई। तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या कर रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो? तो आंसर क्या आएगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ से अराइज होगा? नहीं होगा, ठीक है? यस मैम। चलिए, आपको मैंने कितनी डीपीपी दी थी करने के लिए? अभी तक 3 दे दी ना? Yes, ma'am. Yes. और बच्चों अब, हाँ अगर आपको, हाँ आज एक दूंगी बेटा। और अगर आपको लगता है ना कि मान लो, वैसे मेरे को याद रहता, अगर कभी मैं भूल जाऊं आंसर की भेजना, रिसोर्स शीट में जाके चेक कर लिया करो, वहां अपडेटेड होती है, ठीक है? तो कभी भी ये मत सोचना हाय मैम ने नहीं भेजी, अब हम आंसर कैसे देखें, चेक कैसे करें अपने। तो प्लीज आप वहां से जाके देख सकते हो। चलिए, उसके बाद हम करते हैं आगे। हेडिंग डालो, पोटेशियम परमैंगनेट। बड़ा जानना पहचाना सा नाम होगा ये, है ना? KMnO4। लैब में टाइट्रेशन में यूज करते हो आप। Yes, ma'am. KMnO4 डार्क पर्पल कलर होता है, Yes, ma'am. डार्क पर्पल कलर, ठीक है? तो आज हम क्या देखेंगे? इसकी ही प्रिपरेशन देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है अलग अलग प्रोसेसेस से, ठीक है मेरा बेटा? चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है इसको बनाते हुए। आइए मेरा बेटा,
तो सबसे पहले ये जो थ्योरी लिखी हुई है वो मैं सबको समझाऊंगी, लेकिन पहले आपको इक्वेशन देखनी पड़ेगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरा बेटा KMnO4 बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, MnO2 चाहिएगा, मैग्नीज ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइड और भी बोलते हैं। और क्या होता है जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। जब मैं इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराती हूँ, बेसिक मीडियम के लिए मुझे कोई बेस चाहिए, तो मैंने क्या ले लिया, KOH ले लिया। गेटिंग माई पॉइंट? तुम कोई और बेस भी ले सकते हो, NaOH ले लो, पोटेशियम कार्बोनेट ले लो। NCERT में KOH है, तो जो NCERT में लिखा हुआ आप लोगों को वो ध्यान होनी चाहिए। ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। अब एयर की प्रेजेंस में मतलब कोई हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, या तो ऑक्सीजन ले लो या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, KNO3 ले लो, है ना, पोटेशियम क्लोरेट ले लो। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप इसको यूज कर सकते हो। NCERT में इन्होंने KNO3 लिया हुआ है तो आप KNO3 ले लो। तो जब बेटा इन सबको आपस में, ध्यान से सुनो, जब MnO2 के साथ बेस का फ्यूजन होता है ना, तो फ्यूज करने पे एक कंपाउंड बनता है जो कि क्या होता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। और जो ये फ्यूज मास है उसका जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है मेरा बेटा, वो आ रहा है मेरा K2MnO4 की वजह से, विच इज योर पोटेशियम मैग्नेट। देखो ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ ताकि आपको तरीका बता पाऊं कि हाउ टू रिमेम्बर दिस। पोटेशियम मैग्नेट, इसका ग्रीन कलर होता है। बोलो हाँ कि ना? प्लस Yes, ma'am. आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बस ये देखिए कि बनता क्या है। ठीक है। यानी कि अभी भी हमारा KMnO4 नहीं बना है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पोटेशियम मैग्नेट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? अब क्या होता है, जो सेकंड रिएक्शन होती है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब क्या होगा, जो ये K2MnO4 है जिसको मैं MnO4 नेगेटिव भी लिख सकती हूँ, अगर आपने इसको न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में लिया तो ये आपको क्या करेगा, ये क्या होगा, MnO4 नेगेटिव स्टेबल नहीं होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें मेरा बेटा, MnO2 में और MnO4 नेगेटिव में। अब बन गया तुम्हारा पर मैग्नेट, जो कि कौन से कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है। लेकिन इस रिएक्शन की डिसएडवांटेज ये है कि मैम पर मैग्नेट के साथ साथ हमें फ्री में MnO2 भी मिल रहा है जिसके डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट होते हैं, या तुम ब्लैक प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हो। हाँ या ना बोलिए? यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने पोटेशियम मैग्नेट बनाया। अगर आप उसकी रिएक्शन एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में करा देते हो तो यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। देखो Mn यहाँ पे +7 में है, +6 में है, सॉरी +6, और यहाँ पे +4 में है, और यहाँ पे क्या है, +7। तो देख रहे हो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, +7 में भी जा रहा है और +4 में जा रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यानी कि अगर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन का, बोलो, एग्जाम्पल होता है। क्या कहते हो? यस मैम। ऑल राइट, चलिए ठीक है। उसके बाद मैम क्या इसका और भी बेटर तरीका है क्या, क्योंकि ये हम अगर तरीका अपना रहे हैं तो इसमें MnO2 तो हमें मिल रहा है, MnO2 तो हमें मिल रहा है, साथ ही साथ 4OH नेगेटिव भी मिलता है, बट वो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, जो मेन चीज है वो आप ध्यान रखिएगा। तो मैम कोई और तरीका है? हाँ है तो सही, लेकिन NCERT सिर्फ ये 2 तरीके बताती है, तो इसको तो तुम्हें याद करना ही करना है, इसको तो तुम्हें याद करना ही करना है। बाकी मैं और भी लिखवा देती हूँ तुम्हें। चलिए आइए। और कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा मैम ये क्या है, बेटा यही है, ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये पढ़ना पड़ेगा। आप YouTube की वीडियो देख लो, जो कर लो, वो भी टीचर ऐसे ही बताएगा। वो भी ये कहेगा कि बेटा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से तो रिएक्शन तो तुम्हें पता होनी चाहिए, नहीं पता तो नंबर कट जाएंगे फिर।
बस यही है। तो थर्ड रिएक्शन लिखो मेरा बेटा, अगर तुम MnO4 2 नेगेटिव की रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हो तब भी हमें क्या मिल जाता है, पर मैग्नेट मिलता है और साथ में Cl नेगेटिव मिलता है। या अगर तुम मान लो MnO4 2 नेगेटिव ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता है, MnO4 नेगेटिव मिलता है और साथ में क्या मिलता है, OH नेगेटिव और O2 मिलता है। तो ये बेटर तरीके हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, MnO4 नेगेटिव यहाँ पे सही से मिल रहा है। देख रहे हो? ठीक है, लेकिन ये दो रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो इसलिए आपको पहली दो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे मैंने तुम लोगों के लिए ना थोड़े पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या आप देखना चाहोगे? पढ़ना इसको एक बार। वो कह रहे हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, ठीक है मैम, लेकिन एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमने K2MnO4 बनाने के लिए बेसिक मीडियम लिया, क्योंकि एसिडिक ले लेते हो तो वो बनता ही ना फिर, है ना। तो इसलिए हमने बेसिक मीडियम लिया। उसके बाद K2MnO4 के बाद अलग अलग तरीकों से हम पोटेशियम पर मैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या तरीका है? या तो एसिडिक और न्यूट्रल कंडीशन में करवा दो, लेकिन दिक्कत ये है कि उसके साथ मुझे MnO2 भी मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरा और जो ये वाली रिएक्शन कराई थी ये हम यूज कर सकते हैं क्योंकि दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, Mn+6 को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, Mn+7 में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि हाउ टू लर्न दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये होता ना बेटा बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी रट्टा मारने का, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी चीजों को समझदारी के साथ पढ़ोगे तो आपको रट्टाफिकेशन यहाँ पे नहीं लगेगा। मैं सच बता रही हूँ, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, जितना तुम पढ़ के जाओगे ना उतना ही आएगा पेपर में, मतलब जितना मैं पढ़ा रही हूँ। बस मेक श्योर आपने क्लास नोट्स, DPP और NCERT कर रखी हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं। ओके, फिर वो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका ना बनाने का ये वाला है, इलेक्ट्रोलिटिक और ऑक्सीडेशन करा दो, इलेक्ट्रोलिसिस करा दो और उसमें ऑक्सीडेशन करा दो, तो वहां पे हमें पोटेशियम पर मैग्नेट मिल जाता है। तो पहला स्टेप तो वही है जो हम बना रहे हैं, पहले यही बनाना है आप लोगों को, MnO4 2 नेगेटिव। फिर इसकी रिएक्शन अगर तुम एल्कलाइन मीडियम में कराते हो, इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, मतलब समझिए ना, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, पर मैग्नेट आयन मिल जाएगा। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जे, तो इसको बस रीड कर लेना तो, ठीक है। ठीक है, ओके। लैब में कैसे बनाया जाता है? लैब में हम लोग Mn+2 का सोल्ट लेते हैं और इसके साथ हम क्या लेते हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा पर ऑक्सो डाइसल्फेट, ये तो मैम आपने पहले ही बताया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब Mn+2 को ऑक्सीडाइज कर देगा Mn+7 में और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा सल्फेट में। देख रहे हो? और ये मैंने बताया भी था इसका स्ट्रक्चर, याद हो तो तुम लोगों को। बताया था? यस मैम, बता रहा था। Yes. हो गया? लिखना है, जल्दी लिखो इसको। मैम डन। डन है क्या सबका? बता दो एक बार।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, डालो हेडिंग और मुझे थम्स अप दे दे। प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। ऑलराइट, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि पोटेशियम परमैग्नेट का कलर बताया हुआ है। हाँ पता है मैम, ये तो भी आपने बताया। और जो पोटेशियम परमैग्नेट का स्ट्रक्चर है वो आइसोस्ट्रक्चरल है KClO4, यानी कि आइसोस्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर। तो अगर मैं KMnO4 लूं बेटा और KClO4 लूं तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। कैसे? आइए इधर, ये K प्लस और MnO4 नेगेटिव होगा, ये K प्लस और ClO4 नेगेटिव होगा। देखो एक बार, इसका स्ट्रक्चर ये होगा और ये मैंने तुम्हें प्री ब्लॉक में बताया था, याद करो। पर क्लोरिक एसिड था ना इसका नाम, सॉरी पर क्लोरेट, याद है? पता नहीं तुम लोगों पढ़ तो रहे हो ना, प्री ब्लॉक का टेस्ट है या गूगल से देखोगे सारे आंसर? आप में से ईमानदारी से मुझे बताओ कि कौन अपना टेस्ट जो है विदाउट चीटिंग करता है, मतलब कोई भी चीज वो गूगल से नहीं देखता है? सही बताना। ऑनेस्ट आंसर देना। ठीक है, तो मतलब बाकी बच्चे चीटिंग करते हैं क्या? और इस 23 में से भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं गूगल पे। आओ ठीक है, ये आइसोस्ट्रक्चरल होगा, ठीक है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, टेट्राहेड्रल होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो बेटा KMnO4 है वो ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता है पानी में रूम टेम्परेचर पे। अगर तुम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हाँ सोल्यूबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है इन जनरल, ठीक है। लेकिन अगर आप हद ज्यादा इसको गर्म कर दोगे तो 5-1, यहाँ पे मैं रिएक्शन भी लिख रही हूँ, अगर आप इसको 513 केल्विन पे गर्म करोगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा और टूट जाएगा। ये K2MnO4 जिससे बना था ना उसी में टूट जाएगा। K2MnO4 MnO2 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी अगर टेम्परेचर 513 कर दिया तो वो KMnO4 अब नहीं रह पाएगा। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर किसका करना है मेरा बेटा अपने को? एक तो हमें करना है KMnO4 का, ठीक है, इसको आप K प्लस MnO4 नेगेटिव बोल दो, आयनिक कंपाउंड है। और एक हम करेंगे K2MnO4, इसको आप MnO4 2 नेगेटिव भी बोल दो, ठीक है। चलिए, इनका स्ट्रक्चर और इनके बारे में बहुत सारी चीजें जाननी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा इनका देखना एक बार, यही होगा। और इसका क्या होगा मेरा बेटा? यही होगा ना, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये क्या है? परमैग्नेट है। अगर पोटेशियम ले रहे हो तो पोटेशियम परमैग्नेट हो जाएगा। और ये क्या है मेरा बेटा? मैग्नेट आयन है, ठीक है। Yes, ma'am. दूसरी चीज, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? 1 2 3 4 sp3 है और टेट्राहेड्रल है। ये भी क्या है? sp3 और टेट्राहेड्रल है। ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताइएगा कितना है MnO4 नेगेटिव में? ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। +7 और यहाँ कितनी है? +6। +6. अगर +7 है तो D में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, 0 अंडा इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या होगा मेरा बेटा? डायमैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। बोलो, है ना? और यस ये कौन से कलर का होता है मैम? पर्पल कलर का होता है। और ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन इन कलर होता है। बोलो,
अब जो पर्पल कलर है वो किस वजह से है? पर्पल कलर, इधर देखो, पहले ग्रीन का कर लेते हैं। ग्रीन कलर किस वजह से आया होगा मेरा बेटा? डीडी ट्रांजिशन की वजह से, बताया था मैंने। लेकिन मैम यहाँ पे तो इस वाले केस में तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कैसा पर्पल, कैसे आएगा पर्पल कलर? हम कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका पर्पल कलर आता है। और इसका रीजन क्या है? रीजन तुमने कभी नहीं सुना होगा। इसका रीजन है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मैम ये क्या होता है? मैम ये क्या होता है? बेटा जैसे तुम डीडी ट्रांजिशन, एफएफ ट्रांजिशन पढ़ते हो ना, वैसे ही चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस भी होती है। ठीक है, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, लेकिन ये आप पढ़ते हो अगर आप स्पेशलाइजेशन आगे जाते हो, कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हो। अगर आप कोऑर्डिनेशन को एक ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हो, जब आप मास्टर्स करते हो, तो वहां पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आता है। आपके अगर मैं जेई लेवल तक की बात करूं, वहां पे इसका एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा नहीं है, बट मैं थोड़ा बता देती हूँ। लिगेंड क्या होते हैं बेटा? लुईस बेस होते हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। दिस इज समथिंग विच वी विल स्टडी इन कोऑर्डिनेशन। तो अगर मैं MnO4 नेगेटिव की बात करूं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भैया जी है, ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझाने के लिए दिखा रही हूँ ना इस तरीके से, वैसे तो अलग से डायग्राम होता है उसका। और Mn की बात करूं तो Mn+7 है, यानी कि इसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। बोलो क्या कहते हो? तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका ट्रांजिशन होता है कहाँ पे? Mn के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो इस ट्रांजिशन की वजह से इसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। उसमें भी कौन सी वाली? लिगेंड टू मेटल, यानी कि LMCT वहां होगा जहां पे मेटल के पास जगह हो लेने के लिए, और लिगेंड ऐसा हो जिसके पास देने के लिए कुछ हो। तो ऐसे वाली ट्रांजिशन को बोला जाता है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। और इसी ट्रांजिशन की वजह से बेटा जो कलर होता है वो क्या होता है मेरा बेटा? बोलो, पर्पल कलर होता है। बोलो, याद रहेगी इतनी चीज? यस हाँ मैम। मैम, बस इतना ही याद रखना, और मत्था नहीं मारना है, क्योंकि तुम्हारे स्कोप में ही नहीं है ना, बियॉन्ड योर स्कोप है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे ये बताओ कि मेरा MnO4 नेगेटिव में कौन से तरह की बॉन्डिंग हो रही है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास तो p ऑर्बिटल होती है, मैग्नीज के पास d भी होती है। तो यहाँ पे किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है? d पाई p पाई बॉन्डिंग हो रही है। हाँ ये ना, जिसके पास d ऑर्बिटल है वो d पाई p पाई यूज बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो d है ही नहीं, है ना, तो वो p वाली यूज करेगा। क्योंकि मैग्नीज के पास d है तो वो अपनी d वाली यूज कर रहा है, तो d पाई p पाई, और यहाँ पे भी क्या होगा? d पाई p पाई। ठीक है, उसके अलावा और क्या करना है मैम? अगर मान लो बेटा, अगर इसकी बॉन्ड लेंथ को मैं x नाम दूं और इसकी बॉन्ड लेंथ को y नाम दूं, तो तुम मुझे बता सकते हो वेदर द x और y इक्वल और नॉट? नो मैम। और सोचो, क्या x y बराबर होंगी? बोलो, कोई भी नहीं है जो बताएगा? अनुज, विशाल, नितांत, रेजोनेंस बताओ बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी मैम। इक्वल हो सकती है रेजोनेंस। और बताओ कोई? राघवी, वैभवी? मैम इक्वल हो सकती है रेजोनेंस की वजह से। वेरी गुड, शाबाश। एक्स और वाई दोनों ही क्या है? बराबर। अरे भैया रेजोनेंस है, भूल गए क्या? रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, भूल गए? और यहाँ पे भी क्या होगा? एक्स और वाई बराबर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे आइए। इतना लिख लिया सबने? प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। यस मैम। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि KMnO4 बेटा जो होता है उसका जो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है उसके पास। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हर मीडियम में। कौन से वाले में? एसिडिक में, बेसिक में, न्यूट्रल में, स्लाइटली एल्कलाइन में, हर मीडियम में ये भैया जी किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि इसके रास्ते में जो आएगा उसको क्या कर देगा? ये ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस।
तो यानी कि ये रिएक्शन को रट्टा मत मारना जो लिखी हुई है, अभी मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाऊंगी, फिर ये रिएक्शन भी याद हो जाएंगी। और ध्यान रखना इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, जहां तुम्हें बैलेंसिंग करनी है वो मैं बता दूंगी, है ना। आइए, तो बेटा तुम्हें तीन मीडियम में चेक करना है। पहला आपको करना है, एक एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है, एक होगा आपका न्यूट्रल, या फिर आप बोल सकते हो स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम। स्लाइटली एल्कलाइन मतलब हल्का सा बेसिक मीडियम, है ना, ज्यादा नहीं, हल्का सा, या न्यूट्रल होगा, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। या फिर और हम किस में पढ़ेंगे, KMnO4 स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में। तो मेरा बेटा यहाँ पे हम बात करें MnO4 नेगेटिव की, ठीक है मैम। तो MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होता है, Mn+2 में होता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Mn की +2 होती है, ठीक है। न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में MnO4 नेगेटिव चेंज होता है MnO2 में। मैं याद करना, हाँ मैं भी तरीका भी बता दूंगी। और इसमें होता है बेसिक मीडियम में MnO4 2 नेगेटिव। देखो ना, हर केस में ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, +7 से +2, +7 से +4, +7 से +6, है ना। अब तुम मुझे बताओ, जब ये +7 से +2 में जा रहा है तो एन फैक्टर क्या होगा, कितने का चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का। जब ये +7 से +4 में जा रहा है तो एन फैक्टर कितना आ रहा है, 3। और जब यहाँ पे जा रहा है तो एन फैक्टर कितना आ रहा है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको इस ट्रिक से याद रखोगे, 135 बना, मैम ये क्या है, देखो B मतलब बेसिक मीडियम, N मतलब न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, और ये इसका मतलब क्या है, एसिडिक, और ये क्या है, एन फैक्टर। तो देखो ना, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर क्या है, 1, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में 3, और एसिडिक में 5। बस, अगर तुम्हें पता है एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो पक्का है +7 किस में चेंज हो रहा होगा, +2 में। अगर बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 का है तो पक्का +7 से किस में जा रहा होगा, +6 में। बोलो हाँ कि ना। यस मैम। डाइजेस्ट हो रही है चीजें, क्योंकि कुछ बच्चों के तो नहीं हो रही, तभी चले गए क्लास से। यही होता है, 14 लाख बच्चा बैठता है जेई में, और एडवांस में सिलेक्शन, एडवांस में IIT किसको मिलती है, सिर्फ अराउंड कितने बच्चों को, 10 से 20 हजार वाले को। सही बोल रही हूँ ना मैं, यस मैम। बोलो। 14 लाख से बच्चा किस पे आ जाता है, 10 से 20 हजार। ये भी शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। 18,000 पता है ना, मतलब तुमको वाकिफ हो ना तुम लोग। यस मैम। देखो सोचो, और जेई मेंस में 14 लाख में से सिर्फ 2 लाख बच्चे क्या करते हैं, मैम 500 बोलो, क्वालिफाई। सबको NIT नहीं मिलती, क्वालिफाई। सोचो, तो पहले तो तुम उन 2 लाख में आओ। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। यस मैम। वही बात है बेटा, यानी कि 12 लाख बच्चा तो या तो प्रिपरेशन के साथ नहीं जा रहा, उसका सिलेबस नहीं है, कई तो बस पेरेंट्स के प्रेशर में आके जाके दे के आ रहे हैं एग्जाम। तो जो 2 लाख बच्चा सीरियस होता है वो क्वालिफाई होता है। अब उसमें से भी जिसका अच्छा परसेंटाइल नहीं है उसको तो NIT मिलेगी नहीं, फिर क्या कहते हो, नहीं मिलेगी ना। तो वही होता है, तो वही है, जो कंसिस्टेंट रहेगा, सीरियस रहेगा, वो आगे पहुंच जाएगा। चलिए, बाकी मैं कल कराऊंगी। थोड़ा सा मैं एक चीज बता देती हूँ आप लोगों को। देखो, अभी हम क्या देखेंगे, KMnO4 की रिएक्शंस देखेंगे एसिडिक मीडियम में, है ना, न्यूट्रल एल्कलाइन मीडियम में, इसमें हम रिएक्शंस देखेंगे।
तो अब जो मैं आपको रिएक्शंस करवाऊंगी जैसे ये वाली हैं, इसमें बेटा बैलेंसिंग चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और ये तुमने कहाँ सीखा था? रिडॉक्स में। मैं एक बता देती हूँ तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मेरा एसिडिक मीडियम है तो MnO4, पहले तो ये पता होना चाहिए कन्वर्ट किस में हो रहा है। तो MnO4 नेगेटिव चेंज हो रहा है Mn+2 में, तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन है ना। और अगर मान लो मेरे पास Fe+2 है, अभी मैं कल लिखवाऊंगी कि किन किन को ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो अगर मेरा Fe+2 है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कौन? पोटेशियम परमैंगनेट Fe+3 में। तो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये आप 2 रिएक्शन लिख लोगे तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। तो ऊपर 5 है नीचे 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 से मेरा बेटा मल्टीप्लाई करना। तो अब देखो ना, 5 से 5 गया, बन गई रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी लगाते हैं। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है बेटा, राइट हैंड साइड पे 1 भी ऑक्सीजन नहीं है। तो जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने ही क्या लगा दो? बोलो, वाटर के मॉलिक्यूल लगा दो। अब हम, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो H+ बैलेंस करो। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो कितने लगा दो? 8 H+ लगा दो। तो ऐसे करके आप किसी की भी बैलेंसिंग कर सकते हो। एक और कराऊं मैं? देखिए आइए, इसमें से कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं, ये तो मैंने बता दिया, ये ले लेते हैं, ठीक है। आइए, MnO4 नेगेटिव तो किसमें चेंज होगा? Mn+2 में, ये तो बता दिया मैंने, बोलो। और I नेगेटिव को ये किसमें ऑक्सीडाइज करता है? I2 में, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बैलेंस करो। यहाँ पे 2 I है, यहाँ पे 1 ही आयोडीन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पे 2। क्या कहते हो? अब क्या करना? बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए तुम बताओ मैं क्या करूं? बताओ क्या करूं? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को? बोलो ना, तुम कैसे बिहेव कर रहे हो जब बताया ही नहीं तुम लोगों को। 2 MnO4 नेगेटिव प्लस, यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा? 10I नेगेटिव, 2 Mn+2, 5 I2। देखो ऐसा आना शुरू भी हो गया। कैन यू सी दैट? यस मैम। अब तुम्हें क्या करना होता है? ऑक्सीजन को बैलेंस करो। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है ना, 4 और 4 2 8, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लगाओ। नाउ बैलेंस द H+, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो कितने करूंगी? H+। क्या ये वही इक्वेशन है? बस ऐसे तुम किसी की भी बैलेंसिंग कर सकते हो। समझे मेरे प्यारे बच्चों? यस मैम। यस मैम। Yes, इतनी ma'am. मुश्किल नहीं होती है। मैंने केमिस्ट्री में वो वाले बच्चे भी देखे हैं, उनको पढ़ाया है जो फाइनल जेईई मेंस में 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में करके आए हैं। और अगर उनका फिजिक्स और मैथ्स में, देखो मैथ्स में तो आपको 10, अगर आप 10 क्वेश्चन बना, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जो कैटेगरी वाले बच्चे वो थोड़ा कम कर लेना। अगर कोई बच्चा 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स में करता है तो पता है उसके कितने परसेंटाइल बनते हैं? सर ने बताया भी होगा, 98+। ये तुम वाकिफ हो इस चीज से? इफ यू स्कोर 40 marks in maths, then you can lie in this category, 98+। और फिर अगर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करूं, तो अगर एक जनरल बच्चा है, अगर वो मान लो 8 सवाल भी, इधर आओ एक बार, थोड़ा सा ज्ञान देती हूँ तुम्हें। अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, अगर वो 8 सवाल मैथ्स में कर रहा है, 8, ठीक है, 16 केमिस्ट्री में कर रहा है और 13 फिजिक्स में कर रहा है, कितने हो गए? करना एक बार। ये 32 नंबर, ये 64 और ये कितने हो गए? 52, है ना? तो ये कितने नंबर हो गए? 148 था ये ना?
यस मैम यस तो मैम अगर तुम 150 नंबर लेके आ रहे हो तो आप 95 प्लस परसेंटाइल पे पहुंच गए हो मेरा बेटा। और अगर कोई बच्चा कैटेगरी वाला है तो उसके लिए तो भाई साहब 120 नंबर भी बहुत है। और जो यहाँ पे जनरल का बच्चा बैठा है ना, ट्राई करना आप लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा पाओ तो, समझ रहे हो, क्योंकि उसकी कट ऑफ कम जाती है। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस में आप लोगों का 83-84 परसेंटाइल भी है ना तो आपको कॉलेज मिल जाएगा एनआईटी। हाँ बोलो। मैम ईडब्ल्यूएस सबके लिए बन सकता है? नहीं नहीं, इसके लिए बेटा कंडीशन होती है कि एनुअल इनकम, पता नहीं कुछ क्राइटेरिया होता है, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, किसी को पता है तो बताओ। एनुअल इनकम शायद 1 लाख से कम होनी चाहिए, यही होता है क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस मैम। हाँ, तो उनका बन जाता है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। नहीं, 14 से 16,000 इतने तो नहीं मांगते, किसने बोला? अगर आप इनकम दिखाओगे तो बन जाता है वो, बहुत बच्चे बनवाते हैं, हर साल बनवाते हैं, इतने तो नहीं लगते जहां तक मेरे को पता है। नहीं मैं मैम ओबीसी ऐसे नहीं। कैटेगराइज होते हैं। अच्छा अच्छा, वो क्या कहते हैं,